वेलकम प्यारे बच्चों। इंजीनियर्स गेटवे के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं ललित राठी आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आप मेरे द्वारा यहां पर इंजीनियरिंग फिजिक्स सब्जेक्ट पढ़ते हैं जिसका कोड है VAS 101 या फिर 201। जो आप सेकंड सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं तो वो 201 हो गया है। ठीक है, हम यूनिट नंबर सेकंड पर हैं और जिसका नाम है EMFT। आप देख रहे होंगे कि इससे पहले मैंने थर्ड यूनिट स्टार्ट कर दी थी। सेकंड यूनिट के जो न्यूमेरिकल्स थे वो यहाँ पर कवर अप करने से रह गए थे। कुछ स्टूडेंट्स का कहना था कि सर हमारे यहाँ पर यूनिट थर्ड से स्टार्ट हुआ है, तो आज आप प्लीज़ अपने चैनल के माध्यम से यूनिट थर्ड का भी कुछ हमें इंपॉर्टेंट पोर्शन प्रोवाइड कराना स्टार्ट कर दीजिए। तो मैंने इसके न्यूमेरिकल्स को थोड़ा होल्ड डाउन करके वहाँ पर यूनिट थर्ड की वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट कर दी थी। जैसा मैंने बोला था कि छूटेगा आपका कुछ भी नहीं, तो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो हमारे इस यूनिट से बचते हैं वो आज हम यहाँ पर कवर अप करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स यहाँ से पूछे जाते हैं वो थोड़ा सा बच्चों को हार्ड लगते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, आपसे ड्राइव किया करवाया जाता है कि आप इसको प्रूफ करके दिखाइए। तो उन चीज़ों से थोड़ा सा बच्चा घबरा जाता है, लेकिन हम इजी वे में आपको बताने की कोशिश करेंगे जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए अगर यहाँ से भी कोई न्यूमेरिकल बनता है तो। ठीक है, तो जैसे कि आप पहला न्यूमेरिकल देख रहे होंगे यहाँ पर, वो न्यूमेरिकल क्या है? डिटरमाइन द कंडक्शन करंट एंड डिस्प्लेसमेंट करंट densities in a material having conductivity of 10 to the power minus 4 Siemens per meter and relative permeability is 2.25. The electric field in the material is, वो दिया हुआ है, E equals to 5 into 10 to the power minus 6 sin ब्रैकेट में 9 into 10 to the power 9 T वोल्ट पर मीटर। तो ये आपको डेटा दिया हुआ है। तो सबसे पहले जैसा कि मैं आपको बताता हूं तरीका क्या है सॉल्व करने का। सबसे पहले आप लिखिए गिवन दैट, जो भी आपको दिया हुआ है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जो हमें गिवन दिया होता है उसी से हमें फॉर्मूला भी अपना याद आ जाता है। तो एक ही हमें फॉर्मेट अपना यूज करना है। जैसा कि मैंने फर्स्ट यूनिट के न्यूमेरिकल्स कराए थे, उसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या हमें गिवन है और क्या उसने पूछा है। तो वही चीज हम लिखेंगे। सबसे पहले आपको गिवन है यहाँ पर सिग्मा कंडक्टिविटी 10 टू द पावर माइनस 4। ठीक है, सीमेंस पर मीटर। क्लियर है? फिर आपको रिलेटिव परमिटिविटी दी हुई है, एप्सिलॉन आर इक्वल्स टू 2.25। वहीं पर आपको ई दिया हुआ है, यानी कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई है, ई इक्वल्स टू 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 साइन ब्रैकेट में 9 इंटू 10 टू द पावर 9 टी, और इसकी यूनिट दी हुई है वोल्ट पर मीटर। ठीक है, पूछा क्या है आपसे? डिटरमाइन द कंडक्टिंग करंट एंड डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी। यहां पर आप इस पे ही मत रुक जाइए। कंडक्टिंग करंट उसने एक साथ दे दिया, कंडक्टिंग करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट की डेंसिटी को उसने पूछा है यहां पर। ठीक है, यानी कि आपसे जे पूछा है और साथ के साथ जे डी, करंट डेंसिटी ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट, ये दोनों चीजें पूछी गई हैं। क्लियर है? तो अगर हम देखें तो हमें पता है, वी नो दैट, यहीं पर मैं एक फॉर्मूला आपको बताना चाहता हूं। वी नो दैट जो कंडक्टिंग करंट डेंसिटी होती है J इक्वल्स टू, वो होती है आपकी सिग्मा E। ठीक है, और अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूं तो इसको आप वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक, तो सिंपली आप इसको करंट डेंसिटी, कंडक्टिंग करंट डेंसिटी बोलेंगे, सॉरी, J इक्वल्स टू सिग्मा E। ठीक है, आपके पास सिग्मा की वैल्यू भी है, आपके पास E की वैल्यू भी है, तो यहां से आपकी J की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। क्लियर है? चलिए आगे हम चलते हैं और नेक्स्ट स्लाइड पर हम देखते हैं। तो हमारे पास है कंडक्टिंग करंट डेंसिटी J इक्वल्स टू सिग्मा E, और अगर मैं वैल्यू पुट करूं तो सिग्मा की वैल्यू हमें क्या दी हुई है? 10 टू द पावर माइनस 4 इंटू E की वैल्यू हमें दी हुई है 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 साइन 9 इंटू 10 टू द पावर 9 टी। ठीक है, ये वैल्यूज हमने पुट कर दी हैं। जब आप इनको सॉल्व आउट कर लेंगे देन वी गेट द 5 इंटू 10 टू द पावर कितनी हो जाएगी? माइनस 10 हो जाएगी। अब ये इंटू साइन ब्रैकेट में 9 इंटू 10 टू द पावर 9,
और बाहर आ जाएगा आपका टी। तो ये आपकी आ गई डेंसिटी। ठीक है, तो एक तो आपने फाइंड आउट कर लिया, यूनिट क्या हो जाएगी, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। इज दैट क्लियर? ठीक है, जब हम यूनिट को सॉल्व आउट कर लेते हैं देन वी गेट द एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि करंट डेंसिटी की जो वैल्यू यूनिट होती है वो होती है एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। इज दैट क्लियर? तो कंडक्टिंग करंट डेंसिटी आपने फाइंड आउट कर ली है, जो उसने एक पार्ट पूछा था। अब हमें डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी को फाइंड आउट करना है, यानी कि जे डी को। उसके लिए हम कुछ पैरामीटर्स पर पहुंचते हैं। तो वो हमें पता है कि D इक्वल्स टू क्या होता है, एप्सिलॉन इंटू ई वेक्टर। ठीक है, तो आप इसको नॉर्मली भी लिख सकते हैं कि D इक्वल्स टू एप्सिलॉन ई। इज दैट क्लियर? और परमिटिविटी का एक फॉर्मूला मैंने आपको स्टार्टिंग में कुछ टर्म्स बताई थी, तो वहां पर भी मैंने आपको बताया था कि सिग्मा इक्वल्स टू सिग्मा नॉट सिग्मा आर। रिलेटिव परमिटिविटी की अगर फॉर्म में हम लिखते हैं तो यहाँ से ये आ जाता है। तो अब अगर मैं ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर देता हूँ, ये वाली वैल्यू उठाकर यहाँ पर, तो हमारे पास जो D आएगा वो क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू ई। अब आपके पास एप्सिलॉन आर है और ई है, लेकिन एप्सिलॉन नॉट नहीं है। तो एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, प्रीफिक्स होता है, उसकी वैल्यू हम एज इट इज पुट कर देंगे। ठीक है, वैसे वो नोटेशंस इस तरीके की जो प्रीफिक्स होती हैं या आइडियल होती हैं वो दे देता है, या तो स्टार्टिंग में आपको क्वेश्चन पेपर के देता है या क्वेश्चन के साथ दे देता है, कभी कभी एंड में आपको दे देता है। अगर नहीं दिया हुआ है तो आपको ये वैल्यूज जो प्रीफिक्स होती हैं उनको याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अब अगर हम देखें डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी जे डी क्या होता है, जे डी इक्वल्स टू होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ डी विद रेस्पेक्ट टू द टी। अगर आपने डिस्प्लेसमेंट करंट पढ़ा होगा तो मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको वहां पर बताया हुआ था। तो मैं डी की वैल्यू अगर यहां पर पुट करता हूं देन वी गेट पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टी एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू ई। ऑलराइट, देन क्योंकि एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर आपके बाहर आ जाएंगे देन वी गेट पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ ई विद रेस्पेक्ट टू द टी। आपको इस फॉर्म में आपका फॉर्मूला अब मिल जाएगा। तो वहीं पर हमें पता है कि एप्सिलॉन आर हमें क्या दिया हुआ है बेटा, ठीक है, एप्सिलॉन आर दिया हुआ है 2.25। ठीक है, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जो प्रीफिक्स होती है वो मैं यहां पर आपको लिख देता हूं 1/4 पाई। ठीक है, 1/4 पाई इंटू 9 इंटू 10⁻⁹, ये हो जाएगा आपका एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू। तो जब आप सारी वैल्यूज पुट करेंगे यहां पर, क्योंकि आपके पास अब सब वैल्यूज है, देन वी गेट जे डी इक्वल्स टू 1/4 पाई इंटू 9 इंटू 10⁻⁹, ठीक है, इंटू 2.25 इंटू ई की वैल्यू क्या है, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन में हम रख देंगे ई की वैल्यू बड़े ब्रैकेट में क्या है 5 इंटू 10⁻⁻6 साइन 9 इंटू 10⁻⁹ टी, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, ऑलराइट, देन आपको इसको सॉल्व आउट कर लेना है। जब आप पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये तो कांस्टेंट है, ये एज इट इज मल्टीप्लाई हो जाएगा बाहर की टर्म्स के साथ, सॉल्व आउट हो जाएगा और साइन का कॉस हो जाएगा बस। ठीक है, जब साइन का कॉस होगा तो फिर पार्शियल डिफरेंशिएशन में अंदर वाली टर्म्स का भी होता है, क्योंकि टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो वो टर्म भी आपको एज इट इज मिल जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड देखता हूं मैं, अगर ब्लैंक मिल जाती है, हाँ ठीक है यहां पर है। तो फाइनली वी गेट, मैं लिख देता हूं जे डी इक्वल्स टू, आपको क्या मिलेगा यहां पर, जे डी इक्वल्स टू 2.25 इंटू 5 इंटू 10⁻⁻4, ठीक है, सॉरी -6 है ना, -6 है सॉरी, अपॉन 4 पाई इंटू 9 इंटू 10⁻⁹, ये वैल्यू थी है ना, देन इंटू जब आप पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं तो 5 इंटू 10⁻⁻6 तो पहले ही आ गया है बाहर है ना, फिर साइन का हो जाएगा कॉस ब्रैकेट में 9 इंटू 10⁻⁹ टी, और फिर जब इसका करेंगे आप 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू टी का, देन यू गेट 9 इंटू 10⁻⁹, ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, आई होप यहां तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी।
फाइनली जब आप इसको सॉल्व आउट कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ योर कैलकुलेटर, देन वी गेट जेडी इक्वल्स टू 8.95 इंटू 10⁻⁻7 इंटू कॉस 9 इंटू 10⁹ टी यूनिट एम्पेयर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया आपका करंट डेंसिटी फॉर द डिस्प्लेसमेंट करंट। आई होप यहां तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, क्योंकि अगर आपको डेरिवेशंस और टर्म्स अच्छे से क्लियर हैं तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि वैल्यूज ही आपको पुट करनी होगी। ठीक है, अगर देखो कैलकुलेटर से आप कैलकुलेट करेंगे तो इस तरीके से ये ऑलरेडी पहले से ही कट हो जाएगा, है ना। और जब आप इसको सॉल्व आउट करेंगे तो आपको ये टर्म 8.95 इंटू 10⁻⁻7 मिल जाएगा। मैं बार बार हर न्यूमेरिकल के साथ बोलता हूं कि आप अपने आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके देखिएगा, क्योंकि आपका आंसर थोड़ा बहुत डिफरेंट आ सकता है कैलकुलेशन में। ठीक है, तो उससे आप घबराएंगे नहीं, ज्यादा अंतर होता है तो वहां पर प्रॉब्लम होती है, अदरवाइज आप कैलकुलेशन अपने आप ही करके देखेंगे। ऑलराइट, तो ये आपको दोनों करंट डेंसिटी आपने फाइंड आउट कर ली है फॉर द कंडक्टिंग करंट और फॉर द डिस्प्लेसमेंट करंट। आई होप यहां तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। देखिए यहां पर हमने ये भी आपको फाइंड आउट करके दिखा दिया, करंट डेंसिटी ऑफ द कंडक्टिंग करंट। क्लियर, तो पहला न्यूमेरिकल किस तरीके से पूछ सकता है, कैसे आपको उसको एक्सप्लेन करना है, ये सारी चीजें हो गई है और बहुत ईजी है। अगर आप अच्छे से समझकर अपने आप से न्यूमेरिकल करेंगे तो मैं डेफिनेटली गारंटी लेता हूं कि आप कोई भी न्यूमेरिकल नहीं छोड़ के आएंगे किसी भी यूनिट का। ठीक, चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं सेकंड। अब सेकंड न्यूमेरिकल में जैसा मैंने आपको बताया था कि यहां पर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है, और वो क्वेश्चन आप यहां पर देख भी रहे होंगे, है ना, कि आपको इक्वेशन से ही प्रूफ करवा लेगा कि आप ये प्रूफ करिए। जैसा यहां पर दिया हुआ है कि मैक्सवेल की इक्वेशन का यूज करके, जो मैक्सवेल की इक्वेशन यहां पर दी हुई है, आपको ड्राइव करना है डाइवर्जेंस डी इक्वल्स टू रो। तो इसके लिए गिवन तो कुछ है नहीं आपको, है ना, तो सॉल्यूशन में आप लिखेंगे जो आपको दिया हुआ है वही आप नोट कर लेंगे यहां पर, कर्ल बी वेक्टर इक्वल्स टू म्यू नॉट ब्रैकेट में जे प्लस एप्सिलॉन, वो सॉरी पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ डी विद रेस्पेक्ट टू टी, ये आपको गिवन है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, यहां पर दोनों साइड क्या ले लेते हैं, डाइवर्जेंस ले लेते हैं, क्योंकि आपको कर्ल बी को तो यहां से खत्म करना है, और कर्ल का अगर हम डाइवर्जेंस ले लेते हैं तो इट बिकम्स जीरो। नाउ टेकिंग डाइवर्जेंस ऑन बोथ sides of this equation, then we get, तब हमें क्या मिलेगा, सॉरी we get, अच्छा v आएगा गेट ही हो जाएगा, चलिए कोई नहीं। ठीक है, तो we get हमें यहां पर अब मिलेगा, तो मैं लिख लेता हूं यहां पर डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल वेक्टर b इक्वल्स टू म्यू नॉट तो कांस्टेंट है, आप उसको बाहर लिख सकते हो, फिर डाइवर्जेंस ऑफ ब्रैकेट j प्लस पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ d विद रेस्पेक्ट टू द t। क्लियर है, चूंकि मैंने बताया कि डाइवर्जेंस जब हम कर्ल का लेते हैं तो इट बिकम्स टू द जीरो, तो आप इसको जीरो पुट कर देंगे, जीरो इक्वल्स टू, ठीक है, यू गेट म्यू नॉट। अब आप इसको ओपन कर सकते हैं ब्रैकेट को, ठीक है, तो जब आप ओपन करेंगे देन यू गेट डाइवर्जेंस ऑफ J प्लस डाइवर्जेंस ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर D विद रेस्पेक्ट टू द T। ऑलराइट, म्यू नॉट को आप इधर लेके जाएंगे तो ये भी जीरो हो जाएगा, तो फाइनली यू गेट डाइवर्जेंस ऑफ J प्लस पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ डाइवर्जेंस D with respect to t, is that clear, और it becomes to equal zero। क्लियर, आई होप यहां तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अब डाइवर्जेंस ऑफ d की भी एक सॉरी डाइवर्जेंस ऑफ j को भी हम ड्यू टू द या अकॉर्डिंग टू द कंटिन्यूटी इक्वेशंस लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू कंटिन्यूटी इक्वेशन। कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या कहती है कि डाइवर्जेंस ऑफ J
डाइवर्जेंस ऑफ जी इज डायरेक्टली इक्वल टू माइनस पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ रो विद रेस्पेक्ट टू द टी। ये होती है आपकी कंटिन्यूटी इक्वेशन। तो अगर हम यहां पर इसको रख देते हैं देन वी गेट, हमें क्या मिलेगा, डाइवर्जेंस सॉरी, अगर हम इसको इरेज करें, 1 सेकेंड, ठीक है, क्योंकि हमने इसकी जगह पर पुट कर दिया ना वैल्यू, तो यू गेट माइनस partial differentiation of rho with respect to the t plus partial differentiation with respect to t of divergence d is equal to 0। अब हम एक साइड इसको कर लेते हैं, then you get, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, यहाँ पर स्पेस थोड़ा कम है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये क्वेश्चन एक पेपर पे या एक स्लाइड पर नहीं आएगा, है ना, कोई नहीं। तो ये हमने इक्वल टू के इधर की साइड हम इसको लेकर चले गए। आप देख रहे होंगे कि पार्शियल डिफरेंशिएशन से पार्शियल डिफरेंशिएशन खत्म हो जाएगा दोनों साइड, देन वी गेट डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर डी बिकम्स इक्वल टू द रो, और यही वो प्रूफ करा रहा है आपका इस मैक्सवेल की इक्वेशन से जो गिवन है, ठीक है। तो ये हेंस प्रूफ आपने करके दिखा दिया, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर ज्यादा होती है इस यूनिट में, जिस वजह से ही बच्चा कंफ्यूज हो जाता है और उसको लगता है ये हार्ड है, बट हार्ड कुछ नहीं है बेटा इसमें। बस आपको कॉन्सेप्ट ध्यान में होना चाहिए कि हम इसको कैसे प्रूफ कर सकते हैं इस इक्वेशन से। इज दैट क्लियर? ठीक है, चलिए इसी तरीके से एक नेक्स्ट क्वेश्चन भी है कि इसमें भी वो प्रूफ करा के देख रहा है कि कंटिन्यूटी इक्वेशन डाइवर्जेंस जे प्लस पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ रो विद रेस्पेक्ट टू टी, जो अभी हमने पीछे यूज भी किया था न्यूमेरिकल में, इज कंटेनिंग ए इन मैक्सवेल इक्वेशन, यानी कि ये मैक्सवेल की इक्वेशन में होता है, ये प्रूफ करके हमको दिखाना है ना। उसके लिए हम लिख लेंगे अकॉर्डिंग टू, मैक्सवेल की इक्वेशन का हम यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन। अगर आपको ध्यान हो तो मैक्सवेल्स फोर्थ FOURTH फोर्थ इक्वेशन, ठीक है। फोर्थ इक्वेशन क्या कहती है, कर्ल ऑफ वेक्टर H इक्वल्स टू वेक्टर ऑफ J प्लस पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ D वेक्टर विद रेस्पेक्ट टू द T, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, ये इक्वेशन नंबर 4 होती है आपके मैक्सवेल की। अब आप कर्ल है इसको जीरो करना है क्योंकि आपको करंट डेंसिटी की फॉर्म में लाना है, और डाइवर्जेंस भी यहां पर आप देख रहे होंगे, तो इसलिए आप डाइवर्जेंस यहां पर ले लेंगे, टेकिंग डाइवर्जेंस ऑफ अबव इक्वेशन ऑन बोथ साइड्स, देन यू गेट, जब हम डाइवर्जेंस लेंगे तो इट बिकम्स टू जीरो, है ना। मैं डायरेक्ट लिख दूं, चलिए एक बार लिख के दिखा देता हूं, वैसे हमने पीछे भी लिखा था, कर्ल ऑफ वेक्टर H इक्वल्स टू, ओपन कर देता हूं, डाइवर्जेंस ऑफ J प्लस पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू T ऑफ डाइवर्जेंस वेक्टर D, ठीक है। तो ये आपका जीरो हो जाएगा, तो फाइनली वी गेट, है ना, तो फाइनली वी गेट डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर J प्लस पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू T ऑफ डाइवर्जेंस D बिकम टू जीरो। ऑलराइट, देन आप यहां पर क्या कर सकते हैं, क्योंकि आपको यहां पर डाइवर्जेंस की जो डेल अपॉन पार्शियल डिफरेंशिएशन है विद रेस्पेक्ट टू T, वो यहां पर आपको लेकर चलना है। तो उसके लिए आप यहां पर देख रहे होंगे ये रो है, तो यहां पर लिखेंगे we know that कि डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर D, जो अभी हमने पीछे प्रूफ किया है, इक्वल्स टू रो होता है, तो आप यहां पर पुट कर सकते हैं, देन वी गेट डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर J प्लस पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ रो विद रेस्पेक्ट टू T, और ये इक्वल टू जीरो हो जाएगा। आप देख रहे होंगे यहां पर कि मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन का यूज कर हम यहां पर पहुंच गए। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो दिया हुआ है डाइवर्जेंस ऑफ J प्लस पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू T ऑफ रो, ये कहीं ना कहीं मैक्सवेल की इक्वेशन को कंटेन करके चलता है, ठीक है।
तो ये आपका प्रूफ हो गया, हैंस प्रूफ। तो ऐसा नहीं है कि बहुत ही हार्ड क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं, बस देखने में आपको लगता है कि ये कैसे किए जाएंगे, क्योंकि एक वैल्यू जब हमें पुट करनी होती है तो वो थोड़ा सा अलग इफेक्ट होता है कि हम सीधा वैल्यू पुट कर देंगे, वैल्यूज रख देंगे तो वो आपका हो जाएगा। चलिए अब अपने फोर्थ न्यूमेरिकल पे आ जाते हैं। तो जो 3 न्यूमेरिकल आपने किए हैं, मुझे आशा है कि आपको कहीं पे भी कोई भी टिपिकलिटी आपको नहीं लगी होगी कि इस तरीके के न्यूमेरिकल हमसे नहीं होंगे, बहुत हार्ड आते हैं इस यूनिट से। ऐसा भ्रम आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि आप न्यूमेरिकल कर रहे हैं तो थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के न्यूमेरिकल्स, मैं ये कह दूँ आपको कि मैं करा रहा हूँ बस आप देख लीजिए, प्रैक्टिस कुछ मत करिए, तो वो पॉसिबिलिटी नहीं है, वहाँ पर चांसेस है ही नहीं कि आप कर सकते हैं। न्यूमेरिकल के लिए बेटा, डेरिवेशन के लिए आपको मेहनत थोड़ा सा करनी पड़ेगी। बस आप वीडियो को देखते रहिए और उसको अपने आप पेंसिल से नोट डाउन करते रहिए। मैं गारंटी लेता हूँ आप एक बार जब वीडियो को देखेंगे तो 80% आपके समझ में आ जाएगा। फिर 20 के लिए आपको एक बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं, ये क्या कहता है। इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ एच वेक्टर इन ए प्लेन वेव इज 1 एम्पेयर पर मीटर, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ एच वेक्टर जो प्लेन वेव में है वो उसने दिया हुआ है। फाइंड करना है द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक वेक्टर फॉर प्लेन वेव इन फ्री स्पेस, यानी कि उसने एच दे दिया है और ई पूछा है, ठीक है। तो लिखेंगे वी नो दैट, सबसे पहले वी नो दैट, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं हम, कि एक फॉर्मूला होता है रिलेशन बिटवीन H और E is directly equal to the in free space epsilon naught upon mu naught, all right। तो आपको यहां से E की वैल्यू चाहिए इन फ्री स्पेस, दैट मीन्स E नॉट चाहिए आपको। तो E नॉट इक्वल्स टू ब्रैकेट म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू H नॉट, ठीक है। चूंकि आपको H नॉट गिवन है, वो है 1 एम्पियर पर मीटर। ई नॉट आपसे पूछा है क्योंकि फ्री स्पेस का उसने जिक्र किया हुआ है, ठीक है। जैसा मैंने अभी आपको पीछे बताया था कि 1/4 पाई इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है। अगर आप उसको सॉल्व करेंगे तो यू कैन ऑल्सो गेट एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12, है ना, C अपॉन n मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आपकी वैल्यू आ जाती है एप्सिलॉन नॉट की, ठीक। आपके पास H नॉट भी है, लेकिन उसको वेबर पर मीटर, वेबर पर एम्पियर में आपको, सॉरी, वेबर पर एम्पियर मीटर में कन्वर्ट करना होगा। नहीं, सॉरी, म्यू नॉट की वैल्यू, और एक मिनट, म्यू नॉट की वैल्यू, क्योंकि एम्पियर में तो है ना, क्योंकि सॉरी म्यू नॉट की वैल्यू होती है पर एम्पियर मीटर स्क्वायर, तो उसके लिए हम यहाँ पर म्यू नॉट की वैल्यू लिखेंगे। म्यू नॉट की वैल्यू भी प्रीफिक्स होती है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7, यहाँ पर थोड़ा बाई मिस्टेक गलती से बोला गया बेटा, वेबर पर एम्पियर मीटर, ठीक है। तो तीनों वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं, पुट करेंगे, देन वी गेट द वैल्यू ऑफ ई नॉट। तो ई नॉट इक्वल्स टू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ, म्यू नॉट की वैल्यू है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 अपॉन 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12, ठीक है। ये ब्रैकेट में रहेगा और H नॉट की वैल्यू आपके पास 1 एम्पेयर पर मीटर गिवन है। तो जब आप इसको सॉल्व आउट करेंगे देन वी गेट द ई नॉट इक्वल्स टू 376.72 वोल्ट पर मीटर। ये आपके पास ई नॉट की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। आई होप आपको यहाँ पर क्लियर हुआ होगा। थोड़ा सा बाय मिस्टेक मैंने वो गलती से बोल दिया, क्योंकि आपके पास एप्सिलॉन नॉट फ्री स्पेस में भी वैल्यू फिक्स है, म्यू नॉट फ्री स्पेस के लिए वैल्यू फिक्स है, एच नॉट आपको गिवन है, ई नॉट पूछा है, फॉर्मूला आपके पास ये होता है, जो वैल्यूज गिवन है वो आप यहाँ पर पुट कर देंगे और जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो आप यहाँ पर फाइंड आउट कर लेंगे ई नॉट की, ठीक है। तो आपके पास ई नॉट की वैल्यू आ जाएगी। देखो बहुत ईजी न्यूमेरिकल है, अगर आप करके देखेंगे तो ईजिली हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, इफ द
अर्थ रिसीव्स 2 कैलोरी पर मिनट सेंटीमीटर स्क्वायर सोलर एनर्जी, यानी कि कोई अर्थ है जो रिसीव कर रही है 2 कैलोरी एनर्जी पर मिनट पर सेंटीमीटर स्क्वायर। व्हाट आर द एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। यहां पर दोनों इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड पूछा है, यानी कि ई और एच की वैल्यू यहां पर पूछी गई है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हमें ध्यान से देखना है। सबसे पहले तो हम देखेंगे यहां पर आपका यूज होगा एक थ्योरम आपने पढ़ी थी, पॉइंटिंग थ्योरम। ठीक है, पॉइंटिंग थ्योरम या पॉइंटिंग वेक्टर यही बताता है रिलेशन बिटवीन द ट्रांसमिशन ऑफ पावर इन द फॉर्म ऑफ या जो होता है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो लिखेंगे यहां पर सॉल्यूशन में we know that pointing vector S equals to H vector क्रॉस E वेक्टर। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। P से भी हम इंडिकेट कर सकते हैं, S से भी हम इंडिकेट कर सकते हैं, कोई भी आप यहां पर यूज कर सकते हैं नोटेशन। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व आउट करेंगे ठीक है, तो यू कैन ऑल्सो राइट S वेक्टर इक्वल्स टू ई एच साइन 90 डिग्री। ठीक है, और 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, देन यू गेट ई एच। तो आप इस तरीके से ई एच भी लिख सकते हैं, क्योंकि 90 इसलिए लिया गया बेटा क्योंकि ई और एच एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, सो वी कैन टेक हियर एंगल 90 डिग्री, दैट मीन्स इट बिकम्स ई एच। क्लियर है, तो ई एच आपको यहां पर मिल जाएगा। चूंकि आपको अर्थ रिसीव्स एनर्जी यानी कि एस की वैल्यू दी हुई है, गिवन है आपको एस इक्वल्स टू 2 कैलोरी पर मिनट इंटू पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आप इसको कन्वर्ट कर लेंगे जूल में। पहले जूल के लिए आप क्या करेंगे, 2 इंटू ये हो जाएगा 4.2 इंटू 10⁴ अपॉन मिनट है, तो आप इसको क्या है में सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, तो 60 से आप डिवाइड कर देंगे, क्योंकि अपॉन में मिनट आपको दिया हुआ है, तो 60 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये अब आपका जूल पर मीटर स्क्वायर है ना, क्योंकि आपने इसको कन्वर्ट किया है मीटर स्क्वायर में। कन्वर्ट करने के लिए 10⁴ से आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि स्क्वायर है, इनटू सेकंड। तो ये आपने जूल पर मीटर स्क्वायर सेकंड में आपने कन्वर्ट कर लिया अपनी पावर को, जो आपकी पावर अर्थ रिसीव कर रही है। ठीक है, चलिए, तो अब यहां पर आपको गिवन है, इसको इक्वल कर लेंगे आप 2 इंटू 4.2 इंटू 10⁴ अपॉन 60 इक्वल्स टू ई एच। ठीक है, ई एच की वैल्यू आपके पास यहां पर आ जाती है। जब आप इसको सॉल्व आउट करते हैं, यानी कि इस कैलकुलेशन को सॉल्व करते हैं, देन वी गेट ई एच इक्वल्स टू 1400। इस तरीके से आपके पास वैल्यू आ जाएगी, अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर ए पुट कर देता हूं। ठीक है, अब जैसा हमने पीछे एक फॉर्मूला यूज किया था कि वी नो दैट ई अपॉन एच इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो जब आप दोनों वैल्यूज पुट करते हैं, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 म्यू नॉट की वैल्यू है ना, अपॉन एप्सिलॉन नॉट की 8.85 इंटू 10⁻⁻12, और इसको सॉल्व आउट आप करते हैं, तो वी गेट 376.72 ओम। ठीक है, ये आपका इन वैल्यूज को पुट करके कैलकुलेट करके आपको वैल्यू मिल जाती है 376.72। अब आपके पास एक रिलेशन है E अपॉन एच। कहने का मतलब ये है, अगर मैं यहां से E की वैल्यू निकालता हूं तो 376.72 एच आपके पास आ जाती है। ठीक है, और ये वैल्यू आ गई है, तो इस वैल्यू को आप पुट कर सकते हैं
ए इक्वेशन में, तो यहां से आपको एच की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, चलिए इस वैल्यू को हम पुट कर लेते हैं यहां पर। देन वी गेट, पेन सेलेक्ट कर ले, ई एच इंटू ई अपॉन एच, अच्छा चाहे ऐसे पुट कर लीजिए, है ना, ठीक है, इक्वल्स टू 1400 इंटू 376.72। हमने यहाँ से ई की वैल्यू निकालनी है, तो ई की वैल्यू यहाँ से आ गई ई स्क्वायर इक्वल्स टू, आप इसको कैलकुलेट करेंगे, देन वी गेट 5.274 इंटू 10⁵ और जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे आफ्टर टेकिंग द स्क्वायर रूट ऑफ, देन यू गेट 726.2 वोल्ट पर मीटर स्क्वायर, सॉरी वोल्ट पर मीटर। ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब इस वैल्यू को आप पुट कर दीजिए, ई एच इक्वल्स टू आपके पास 1400 है, तो यहाँ पर आप पुट करेंगे, देन वी गेट एच इक्वल्स टू 1400 अपॉन 726.2, देन यू गेट एच इक्वल्स टू 1.9279। ठीक है, क्लियर है, एम्पियर पर मीटर। तो ये आपके पास इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी। तो इस न्यूमेरिकल में आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड दोनों पूछा गया था सेपरेट सेपरेट, तो वो आपने यहाँ पर फाइंड आउट करके बता दिया। लेकिन उसने पूछा है एम्पलीट्यूड, ये आपके पास वैल्यू आई है। ठीक है, तो अब आप एम्पलीट्यूड जब फाइंड आउट करते हैं तो वो ई नॉट और एच नॉट आपको बताना है, जिसके लिए आप स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो द एम्पलीट्यूड, है ना, सो द एम्पलीट्यूड of E and H becomes, ठीक है, तो becomes एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, E नॉट इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2E। तो जब आप स्क्वायर रूट ऑफ 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 726.2 से, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पर 1026.8 वोल्ट पर मीटर। वहीं पर अगर आप एच नॉट फाइंड आउट करेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 1.9279, तो इट बिकम्स इक्वल टू 2.6925, कुछ इस तरीके से आपको वैल्यू मिल जाएगी एम्पेयर पर मीटर। तो ये आपके दोनों एम्पलीट्यूड्स की वैल्यू आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो आई होप यहां तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था क्योंकि इसमें डायरेक्टली सेपरेट वैल्यूज पूछ ली थी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे इस क्वेश्चन को भी हमने कितने इजी वे में कर दिया है, तो घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप इंजीनियर्स गेटवे से जुड़े हुए हैं, तो आपको किसी भी तरीके के न्यूमेरिकल या किसी भी तरीके के क्वेश्चन में हम प्रॉब्लम नहीं आने देंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 5 था। ठीक है, अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, पहले हम उसको समझते हैं, क्या पूछ रहा है वो देखते हैं। तो द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ डिस्टिल्ड वाटर इज 81, यानी कि रिलेटिव परमिटिविटी दी हुई है किसकी, डिस्टिल वाटर की, और कैलकुलेट करा रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट इन इट। उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा और उसमें लाइट की वेलोसिटी क्या होगी वो फाइंड आउट करा रहा है। ठीक है, तो सॉल्यूशन में लिख लेते हैं, रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ डिस्टिल सॉरी वाटर दी हुई है, तो दैट मीन्स गिवन है आपको एप्सिलॉन इक्वल्स टू 81, रिलेटिव है तो इसका मतलब ये रिलेटिव होगी किसके साथ, जो एक्चुअल होती है। ठीक है, फॉर द नॉर्मल एंड फॉर डिस्टिल्ड वाटर म्यू इक्वल्स टू म्यू नॉट होता है।
ठीक है, ये आपको कंडीशन याद रखनी होगी कि डिस्टिल वाटर के लिए म्यू इक्वल्स टू म्यू नॉट होता है और उसकी रिलेटिव परमेबिलिटी उसने दी हुई है एप्सिलॉन इक्वल्स टू 81 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो हमें पता है वी नो दैट, एक फॉर्मूला, वी नो दैट क्या कि म्यू इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ म्यू एप्सिलॉन अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। इज दैट क्लियर? और अगर वेलोसिटी भी उसने पूछी है तो v इक्वल्स टू सी अपॉन जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा मीडियम का। ठीक है, तो आप यहां से जब म्यू फाइंड आउट करेंगे देन यू गेट, क्योंकि म्यू और म्यू नॉट इक्वल है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर जब आप एप्सिलॉन की जगह पर वैल्यू पुट करेंगे 81 एप्सिलॉन नॉट और उसको डिवाइड करेंगे एप्सिलॉन नॉट से, तो एप्सिलॉन नॉट कैंसिल आउट और यू गेट म्यू इक्वल्स टू 9, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 81 वी गेट द 9। तो एक तो आपको पता चल गया है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा डिस्टिल वाटर का, 9। और अगर वेलोसिटी फाइंड आउट करा रहा है तो v इक्वल्स टू सी, सी क्या होता है स्पीड ऑफ लाइट, 3 × 10⁸ अपॉन 9, देन यू गेट 3.333 × 10⁷ मीटर पर सेकेंड। तो ये वेलोसिटी आ जाएगी डिस्टिल वाटर में जब लाइट ट्रेवल करती है। ठीक है, तो आई होप ये भी आपको इजी लगा होगा और अच्छे से समझ में आ गया होगा न्यूमेरिकल। ठीक है, तो जैसा कि आपने 6 न्यूमेरिकल कर ली हैं, तो मैं तो आशा करता हूं कि अभी तक यहाँ पर आपको किसी भी टाइप के किसी भी न्यूमेरिकल में कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। हाँ, थोड़ा सा जो न्यूमेरिकल्स है वो थोड़ा ट्रिकी है, इसको हम कह सकते हैं, या फिर हम बोलते कॉन्सेप्चुअल तरीके से आपसे क्वेश्चन पुट किया जा रहा है यहाँ पर, तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। आपको आराम से समझना है क्या क्या चीजें गिवन है और फिर आपको एनालाइज करना है कि हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन डेल्टा एट द फ्रीक्वेंसी 71.6 मेगाहर्ट्ज इन एल्यूमिनियम, द रिलेटिव पैरामीटर्स फॉर एल्यूमिनियम आर। यहाँ पर एल्यूमिनियम के लिए रिलेटिव पैरामीटर्स दिए हुए हैं। ठीक है, ये गिवन है, तो इस तरीके से भी वो आपको दे सकता है, क्वेश्चन के साथ ना देकर नोटेशन स्टार्टिंग में भी दे देता है, तो थोड़ा सा आपको वहां पर ध्यान रखना है। ठीक है, सॉल्यूशन ये तो आपको गिवन ही है तो यहां पर लिखने की जरूरत नहीं है, ये फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो हम डायरेक्ट लिख लेते हैं वी नो दैट हमें क्या पता है कि पेनिट्रेशन ऑफ डेप्थ जो होता है डेल्टा इक्वल्स टू, वो फॉर्मूला क्या होता है स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपॉन ओमेगा न्यू इंटू म्यू, या फिर यू कैन ऑल्सो राइट, अगर ओमेगा की वैल्यू आप 2 पाई यानी कि फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में लिख देते हैं 2 पाई एफ, देन यू कैन ऑल्सो गेट 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाता है, 1 अपॉन पाई एफ यहाँ पर बचेगा सिग्मा म्यू। ठीक है, तो ये आपको मिल जाता है पेनिट्रेशन ऑफ डेप्थ का फॉर्मूला। सारी चीजें आपको गिवन है, बस आपको पुट करनी। पेनिट्रेशन ऑफ डेप्थ यानी कि डेल्टा इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 के अपॉन में क्या आएगा पाई की वैल्यू, ठीक है 3.14, या फिर डायरेक्ट आप कैलकुलेटर से पाई भी रखकर पुट कर सकते हैं, इनटू फ्रीक्वेंसी 71.6 गिवन है। ठीक है, सिग्मा की वैल्यू आपको क्या गिवन है यहाँ पर 3.54 इंटू 10⁷। ठीक है, देन म्यू की वैल्यू आपको क्या गिवन है यहाँ पर 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। क्लियर है? तो ये होल का स्क्वायर रूट ऑफ रहेगा। जब आप इसको सॉल्व आउट करेंगे तो यू गेट 10.0 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, या फिर मैं बोलूँ 10⁻⁻, यहाँ पर -5। ठीक है, आप इसको मीटर लिख सकते हैं, या फिर आप 10 माइक्रोमीटर भी लिख सकते हैं। ठीक है, आपको जैसे लिखना है वैसे आप उस यूनिट में लिख सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाता है किसका, पेनिट्रेशन ऑफ डेप्थ का।
ठीक है, तो सिंपल आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, डायरेक्ट वहां पर वैल्यूज पुट करनी है। अगर आपको वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी दे देता है तो आप यहाँ ये वाला फॉर्मूला यूज करते और डायरेक्ट ओमेगा की वैल्यू रख देती, लेकिन यहाँ पर उसने फ्रीक्वेंसी बोल दिया है तो इसलिए आपको ओमेगा की जगह पर 2πf पुट करना पड़ा और आपका फॉर्म जो है फॉर्मूले की ये बन गई। ठीक है, तो अगर आपने केवल ये फॉर्मूला याद किया है फिर आप वहां पर कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पा रहे कि ओमेगा की वैल्यू यहाँ पर पुट करके हम एफ की फॉर्म में ले आ सकते हैं फॉर्मूला, तो वहां पर थोड़ा डिफिकल्ट हो जाए, यानी कि आप समझ नहीं पाएंगे कि ओमेगा की वैल्यू कहाँ से फाइंड आउट करें, या फिर सीधा आप ओमेगा की वैल्यू डायरेक्ट फाइंड आउट कर लो 2πf में एफ की वैल्यू पुट करके वो सीधा यहाँ पर पुट कर दो। ठीक है, तो इस तरीके से थोड़ा सा समझना है क्वेश्चन को। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 8th क्वेश्चन क्या कहता है? 8th क्वेश्चन कह रहा है कि फॉर ए सी वाटर, आई थिंक ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आपका, क्योंकि इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, बस इन्हीं को घुमा फिराकर कॉन्सेप्चुअली पूछ लेगा आपसे। फॉर सी वाटर म्यू इक्वल्स टू म्यू नॉट और गिवन है 4 × 10⁻⁷ न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। देखो आपको ये इतनी जगह पर यूज हो गया, मैं गारंटी लेता हूँ कि अब आपको नोट अगर दिया भी नहीं होगा न्यूमेरिकल में और आपको उसकी नीड है तो आप यहाँ से इसको लर्न कर चुके होंगे, याद कर चुके होंगे और एग्जाम में आप एज इट इज यूज कर लेंगे, है ना। तो प्रैक्टिस से यही होता है, नोटेशंस भी आपको इजीली याद हो जाते हैं, फॉर्मूले भी आपको इजीली याद हो जाते हैं, और न्यूमेरिकल में अगर आपको फॉर्मूले याद है तो फिर तो कुछ करना ही नहीं है, सारी चीज़ें तो आपको दी होती हैं, बस एक उसमें से फॉर्मूले में से कोई चीज़ पूछ लेता है। थ्योरी वाले पोर्शन में तो आपको याद करनी पड़ती हैं सारी टर्म्स, यहाँ पर एक फॉर्मूला ही याद करना है बस, है ना। और एप्सिलॉन इक्वल्स टू दिया है रिलेटिव यानी कि परमिटिविटी दे दी 70 एप्सिलॉन नॉट एंड द कंडक्टिविटी यहाँ पर सिग्मा की वैल्यू दी हुई है 5 सीमेंस पर मीटर। फाइंड करना है स्किन डेप्थ, अभी हमने पीछे फाइंड आउट किया, और देन एटीन्यूएशन कांस्टेंट फॉर द सी वाटर, और एटीन्यूएशन कांस्टेंट भी यहाँ पर फाइंड आउट आपके को करके दिखाना है। ठीक है, तो इस सिचुएशन में क्योंकि आपको जो जो टर्म्स दी हुई हैं वहां पर एक फॉर्मूला की फॉर्म और बन जाती है पेनिट्रेशन ऑफ डेप्थ की। वी नो दैट पेनिट्रेशन ऑफ डेप्थ डेल्टा इक्वल्स टू 2/सिग्मा और ब्रैकेट में आपको मिल जाएगा एप्सिलॉन अपॉन म्यू। ठीक है, इस तरीके से भी आपका पेनिट्रेशन ऑफ डेप्थ का एक फॉर्मूला हो जाता है जब आपको परमिटिविटी दी हो। ठीक है, तो आप सारी वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे यहाँ पर, देन पुट करेंगे यहाँ पर वैल्यू, क्योंकि आपका एप्सिलॉन दिया हुआ है 70 एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे 8.85 इंटू 10⁻⁻12। देखो ये भी आपको याद हो गई होगी क्योंकि आपने पीछे कई बार यूज कर लिया है। सिग्मा इक्वल्स टू आपको गिवन दिया हुआ है 5 सीमेंस पर मीटर। ठीक है, म्यू और म्यू नॉट भी इक्वल दोनों यानी कि दिए हुए हैं आपको 4π × 10⁻⁷ न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। ठीक है, तो ये वैल्यूज आपको सारी दी हुई हैं, पेनिट्रेशन ऑफ डेप्थ पूछा है तो पुट कर लीजिए वैल्यू, देन यू गेट डेल्टा इक्वल्स टू 2/5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एप्सिलॉन की वैल्यू हो जाएगी 70 इंटू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 स्क्वायर रूट में है कंप्लीट टर्म, अपॉन म्यू की वैल्यू दी हुई है 4π इंटू 10⁻⁻7। तो जब आप डेल्टा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे यहाँ पर, देन वी गेट 0.0089 मीटर। तो पेनिट्रेशन ऑफ डेप्थ तो आपके पास ही आ जाएगा, या डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन ये आ गया। अब आपसे उसने एटीन्यूएशन कांस्टेंट और पूछा है, तो एटीन्यूएशन कांस्टेंट जो होता है इसका इनवर्स होता है, इसका पेनिट्रेशन ऑफ डेप्थ का एटीन्यूएशन कांस्टेंट, उसको हम किससे इंडिकेट करते हैं? अल्फा से। अल्फा इक्वल्स टू 1 अपॉन पेनिट्रेशन ऑफ डेप्थ, तो अल्फा इक्वल्स टू 1 अपॉन और वैल्यू हम पुट करेंगे 0.0089, देन यू गेट 112.295। ठीक है, ये हो जाएगा न्यूटन पर इनवर्स मीटर। ठीक है, तो ये एटीन्यूएशन कांस्टेंट की वैल्यू आ जाती है, या फिर आप इसको पर मीटर भी आप बोल सकते हैं एटीन्यूएशन कांस्टेंट। ठीक है, तो ये आपका 8th क्वेश्चन हो जाता है।
जो आपका पूछा गया था, मतलब पहले हमने स्किन डेप्थ ही पूछा था केवल, और कुछ अलग टर्मिनोलॉजी आपको गिवन थी, लेकिन यहाँ पर कुछ टर्मिनोलॉजी को चेंज कर दिया, उसके अकॉर्डिंग अब पेनिट्रेशन ऑफ डेप्थ के साथ साथ एटेन्यूएशन कांस्टेंट भी आपसे यहाँ पर पूछ लिया गया है। तो ठीक है, तो इस तरीके से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। एटेन्यूएशन कांस्टेंट क्या होता है, इनवर्स होता है आपका डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन। ठीक, चलिए, एंड आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ यूनिट सेकंड। तो जो क्वेश्चन यहाँ से रिलेट होकर बन सकते थे वो मैंने यहाँ पर प्रयास किया है उनको इंक्लूड करने का, और हम अपने लास्ट क्वेश्चन पर यहाँ पर हैं, तो इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर जो हमने अभी क्वेश्चन किए हैं पेनिट्रेशन ऑफ डेप्थ पर, उसी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है, लेकिन एक टर्म अलग से यहाँ से पूछ ली, जैसा आप देख रहे होंगे, डिटरमाइन द फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी यहाँ पर पूछ ली, फॉर विच द डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन इज 0.0664, यानी कि डेल्टा की वैल्यू आपको यहाँ पर गिवन है, फ्रीक्वेंसी आपसे पूछा है एफ इतने एमएम है। फॉर एल्यूमिनियम द रिलेटिव पैरामीटर फॉर एल्यूमिनियम, अभी हमने पीछे भी इनको यूज किया है, ये दिए हुए हैं दोनों वैल्यूज। ठीक है, तो इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब आपको केवल और केवल एफ की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। आपको फॉर्मूला अगर याद है तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सॉल्यूशन लिखेंगे, और सॉल्यूशन में आपको पता है डेल्टा इक्वल्स टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट में क्या होता है, पाई एफ सिग्मा म्यू। ठीक है, ये होता है क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 1 को मैंने लिखा नहीं है, क्योंकि वो 1 ही रहेगा, है ना। आपको चाहिए यहाँ पर एफ की वैल्यू, तो एफ की वैल्यू के लिए आप स्क्वायर करेंगे दोनों साइड, देन डेल्टा स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन पाई एफ सिग्मा म्यू, ये आ जाएगा। और आपको एफ चाहिए यहाँ से, तो एफ इक्वल्स टू 1 अपॉन पाई डेल स्क्वायर, आपको एफ की वैल्यू चाहिए सिग्मा म्यू, यहाँ पर ये बच जाएगा। ठीक है, अब आपके पास सारी वैल्यूज हैं, आप पुट कर दीजिए वैल्यूज को, है ना। तो एफ इक्वल्स टू 1 अपॉन 3.14 इंटू डेल्टा की वैल्यू आपको गिवन है एमएम में, तो आप इसको पहले मीटर में कन्वर्ट करेंगे, और मीटर में कन्वर्ट करने के बाद आप यहाँ पर वैल्यू को पुट करेंगे। ठीक है, तो यू कैन पुट हियर 0.0664 का होल स्क्वायर इंटू, क्योंकि आप एमएम को मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो 10⁻³ आता है, लेकिन स्क्वायर हो रहा है तो 10⁻6 हो जाएगा। ठीक है, देन आप वैल्यू पुट करेंगे सिग्मा की, सिग्मा की वैल्यू दी हुई है 3.54, इसको आप एज इट इज यहाँ पर पुट कर देंगे 3.54 इंटू 10⁻7 मोह पर मीटर। ठीक है, और फिर आपको म्यू की वैल्यू पुट करनी है, म्यू की वैल्यू भी यहाँ पर आपको गिवन है, वो भी आप एज इट इज यहाँ पर पुट कर देंगे 4 इंटू 3.14 इंटू 10⁻7। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई कि जो टर्म्स आपको दी हुई हैं वही टर्म्स आपने यहाँ पर पुट कर दी हैं, बस आपने चेंज किया क्योंकि ये एमएम में आपको गिवन है, इसको आपने मीटर में कन्वर्ट करा है, और एमएम से जब आप मीटर में जाते हैं तो 10⁻³ करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर है तो इसलिए 10⁻6 हो गया है, और मैंने सेपरेटली जो आपका डेसिमल था वो उसकी वैल्यू को स्क्वायर कर दिया। ठीक है, तो जब आप इसको कैलकुलेटर की हेल्प से सॉल्व आउट कर लेंगे देन यू गेट 1.6932 आपका इस तरीके से वैल्यू आ जाएगी इंटू 10⁻6 हर्ट्स। ठीक है, और अगर आप इसको मेगा हर्ट्स में लिखना चाहते हैं तो 1.69 मेगा हर्ट्स, इस तरीके से आप वैल्यू को मेंशन कर सकते हैं। तो ये आपका फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ जाएगी जो उसने पूछा था इस न्यूमेरिकल। ठीक है, तो आई होप यहाँ पर आपको जो भी न्यूमेरिकल कराए गए हैं, नॉन न्यूमेरिकल हमने यहाँ पर कवर अप किए हैं, नॉन न्यूमेरिकल आपको बहुत ही इजी वे में और अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो जो अब आपके अंदर डर था यूनिट सेकंड के न्यूमेरिकल्स को लेकर, वो आई होप 99% तो आपका कम हो गया होगा। 1% आप पर डिपेंड करता है कि आप उसको खत्म करना चाहोगे या नहीं करना चाहोगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर एंजॉइंग दिस सेशन, और अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो सबसे पहले आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि मैं हर बार आपसे यही बोलता हूँ, यही एकमात्र
हमारे पास वे है कम्युनिकेशन का, जिसकी हेल्प से हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। सेशन अच्छा लगा है तभी आप लाइक करना, ठीक है। और अगर अभी तक आपने अपने फ्रेंड्स के साथ हमारे चैनल को शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि सभी बच्चे एट फ्री ऑफ कॉस्ट जो हम यहाँ पर प्रोवाइड करा रहे हैं बच्चों के लिए, वो सब तक पहुँच सके और उसका लाभ सब उठा सके, ठीक है। और अगर आपने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको टाइम टू टाइम वीडियोस के नोटिफिकेशन और रिलेटिव जानकारी भी मिलती रहे, जिससे कि आप अप टू डेट रहें कि आपकी जो यूनिवर्सिटी है या आपके एग्जाम से रिलेटेड कोई चीज़ें हो रही हैं तो उस पर क्या प्रोग्रेस है, ठीक है। तो इसी तरीके से अपना विश्वास बनाए रखिए इंजीनियर्स गेटवे पर। हम गारंटी लेते हैं आपको कहीं पे भी कोई भी समस्या एग्जाम में नहीं आने देंगे, क्योंकि जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो आपको ध्यान आएंगी हमारी सारी बातें, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।